नमस्कार प्रिय प्रशिक्षुओं, ऑनलाइन कक्षाओं की श्रृंखला में हम लोग पाचन तंत्र के विषय में अध्ययन कर रहे थे और हमने अध्ययन कर लिया था लार ग्रंथियाँ क्या होती हैं, जठर ग्रंथियाँ क्या होती हैं, उनसे साबित होने वाले जठर रस की क्या कंपोजिशन है, इन सब के विषय में हमने अध्ययन कर लिया था। हमने पित्त रस के विषय में भी अध्ययन कर लिया था। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग अध्ययन करेंगे अग्न्याशय और आंतरिक ग्रंथियों के विषय में। जैसा कि पहली ग्रंथि अग्न्याशय, ये कहाँ उपस्थित होती है? हमारी जो आहार नाल है उसमें आमाशय और छोटी आंत के बीच में, छोटी आंत का पहला भाग ड्यूडिनम, जिसे हम ग्रहणी कहते हैं, आमाशय और छोटी आंत के उस ड्यूडिनम के बीच में एक छोटी सी मछली के आकार की ग्रंथि उपस्थित होती है जिसे हम अग्न्याशय कहते हैं। अग्न्याशय एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है, अर्थात इसका कुछ भाग अंतःस्रावी होता है और कुछ भाग बहिस्रावी होता है। अंतःस्रावी भाग का मतलब है जिस भाग से हार्मोन स्रावित होते हैं, और बहिस्रावी भाग का मतलब है जिस भाग से एंजाइम्स स्रावित होते हैं। अब अग्न्याशय एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है, इसका मतलब हुआ कि इसके कुछ भाग से हार्मोन भी स्रावित होते हैं और कुछ भाग से एंजाइम्स भी स्रावित होते हैं। इसका जो अंतःस्रावी भाग है उसे हम लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। उससे इंसुलिन, ग्लूकागॉन आदि हार्मोन स्रावित होते हैं। जबकि इसका जो बहिस्रावी भाग है उसे हम पैंक्रियाटिक एसिनाई कहते हैं। उनसे कुछ एंजाइम्स स्रावित होते हैं, उन्हें हम सम्मिलित रूप से अग्न्याशयी रस कहते हैं। मतलब अग्न्याशय ग्रंथि के बहिस्रावी भाग से जो रस स्रावित होता है, एंजाइम्स युक्त जो रस स्रावित होता है, उसे हम अग्न्याशय रस कहते हैं। ये अग्न्याशय रस जो है वो अग्न्याशयी नलिका के द्वारा छोटी आंत की ग्रहणी में मुक्त हो जाता है। हम देखते हैं कि इस अग्न्याशयी रस की कंपोजिशन क्या होती है। अग्न्याशयी रस में प्रमुख रूप से 4 प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं: पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, प्रोटीएजेस और न्यूक्लिएजेस। एक एक करके इनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पैंक्रियाटिक एमाइलेज। एमाइलेज का मतलब है कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम। पैंक्रियाटिक एमाइलेज नाम का जो एंजाइम है, ये भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और इन्हें डाइसैकेराइड यानी माल्टोज में बदल देता है। पैंक्रियाटिक एमाइलेज नाम का जो एंजाइम है, ये पॉलीसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड का पाचन करता है और इन्हें पचाकर किसमें बदल देता है? डाइसैकेराइड अर्थात माल्टोज में, लैक्टोज में या फिर सुक्रोज में बदल देता है। अब बात आती है पैंक्रियाटिक लाइपेज की। मतलब अग्न्याशयी रस में वसा को पचाने वाले जो एंजाइम हैं उन्हें हम पैंक्रियाटिक लाइपेज कहते हैं। अग्न्याशयी रस में वसा को पचाने वाले जो एंजाइम्स हैं उनके 3 प्रमुख प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रमुख प्रकार हैं, जिनमें से एक का नाम है स्टिएप्सिन। क्या नाम है? स्टिएप्सिन। ये वसा को पचाकर मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड्स में तोड़ देता है। दूसरा, वसा को पचाने वाला जो दूसरा एंजाइम, उसका नाम है कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज। वो क्या करता है? वो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स को तोड़ता है, उसमें से कोलेस्ट्रॉल को पृथक कर देता है और फैटी एसिड्स को पृथक कर देता है। वसा को पचाने वाला जो तीसरा एंजाइम है उसका नाम है फॉस्फोलाइपेज, जो फॉस्फोलिपिड्स का पाचन करता है। तो पैंक्रियाटिक लाइपेज में 3 प्रकार के वसा पाचक एंजाइम सम्मिलित हैं। कौन कौन से? स्टिएप्सिन, कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज और फॉस्फोलाइपेज। अब बात आती है प्रोटीएजेस। मतलब प्रोटीन को पचाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें हम सम्मिलित रूप से नाम देते हैं प्रोटीएज। अग्न्याशयी रस में प्रोटीन को पचाने वाले कौन कौन से एंजाइम होते हैं?
यहाँ अग्न्याशयी रस में प्रोटीन को पचाने के लिए 3 प्रमुख एंजाइम पाए जाते हैं। एक का नाम है ट्रिप्सिनोजेन, दूसरा है काइमोट्रिप्सिनोजेन और तीसरा है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये जो ट्रिप्सिनोजेन और काइमोट्रिप्सिनोजेन है, ये दोनों ही प्रो एंजाइम है। प्रो एंजाइम से मतलब ये निष्क्रिय अवस्था में हैं। पहले ये सक्रिय होते हैं, जब ये सक्रिय होते हैं तो बनते हैं क्रमशः ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। मतलब ट्रिप्सिनोजेन जब सक्रिय होगा तो ट्रिप्सिन बना लेगा और काइमोट्रिप्सिनोजेन जब सक्रिय होगा तो काइमोट्रिप्सिन बन जाएगा। और फिर ये दोनों एंजाइम्स प्रोटीन्स का पाचन करते हैं। तीसरा एंजाइम है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, वो भी प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन इन तीनों के मोड ऑफ एक्शन में थोड़ा अंतर है। कैसे? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो हैं वो एक प्रकार के एंडोपेप्टाइडेज हैं, मतलब वो पॉलीपेप्टाइड चेन को बीच से कहीं से काटते हैं, अर्थात वो एंडोपेप्टाइडेज हैं। जबकि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एक एक्सोपेप्टाइडेज है, मतलब वो पॉलीपेप्टाइड चेन के एक सिरे से, कौन से वाले सिरे से? कार्बोक्सिल सिरे से एक एक अमीनो अम्ल को तोड़ना शुरू करता है। अब बात आती है न्यूक्लिएजेस। भोजन में उपस्थित जो न्यूक्लिक अम्ल है, मतलब डीएनए, आरएनए, उनके पाचन के लिए जो अम्ल पाए जाते हैं, उन्हें पाचन के लिए जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, उन्हें हम न्यूक्लिएजेस कहते हैं। तो ये अग्न्याशय रस में उपस्थित जो एंजाइम्स हैं उनकी कंपोजिशन थी। अब हम बात कर लेते हैं आंतरिक ग्रंथियों के विषय में। तो छोटी आंत की जो दीवार होती है, उसकी जो म्यूकोसा है, उसमें कुछ ग्रंथियां उपस्थित होती हैं जिन्हें हम आंतरिक ग्रंथियां कहते हैं। इनसे स्रावित होने वाले रस को हम आंतरिक रस कहते हैं। वैसे जो आंतरिक रस होता है वो छोटी आंत की दीवार में विलाई और माइक्रोविलाई होते हैं, उनकी सतह पर उपस्थित होते हैं। इसलिए आंतरिक रस को हम ब्रुश बॉर्डर एंजाइम्स भी कहते हैं। इसे एक नाम और भी दिया जाता है, इसे हम सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। वैसे आंतरिक रस की अगर हम कंपोजिशन देखें तो इसमें प्रमुख रूप से 5 प्रकार के एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। पहला, डाइसैकेराइड स्प्लिटिंग एंजाइम्स। ये क्या है? जो कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड प्रकार के हैं, उनके पाचन के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं। जैसे माल्टोज को पचाने के लिए यहाँ माल्टेज नाम का एंजाइम उपस्थित होता है। सुक्रोज को पचाने के लिए सुक्रेज नाम का एंजाइम उपस्थित होता है। इसी तरह लैक्टोज को पचाने के लिए लैक्टेज नाम का एंजाइम उपस्थित होता है। ये तीनों एंजाइम डाइसैकेराइड का पाचन करके उन्हें मोनोसैकेराइड्स में बदल देते हैं। बात आती है इंटेस्टाइनल लाइपेज की। तो आंतरिक ग्रंथियों से कुछ मात्रा में इंटेस्टाइनल लाइपेज स्रावित होता है, जो बची खुची जो वसा होती है भोजन की, उसका पाचन कर देता है। भोजन की वसा का पाचन जो है वो मुख्य रूप से अग्न्याशय रस के वसा पाचक एंजाइम से होता है। और उसमें सहायता कौन करता है? उसमें सहायता करता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, पित्त रस जो होता है वो वसा के पाचन में सहायक होता है। अब तीसरा एंजाइम, जिसका नाम है प्रोटीएजेस, मतलब प्रोटीन्स को पचाने वाले जो एंजाइम हैं उन्हें हम प्रोटीएजेस कहते हैं। और खास तौर पर आंतरिक रस में जो प्रोटीन पाचक एंजाइम हैं उन्हें सम्मिलित रूप से इरेप्सिन नाम दिया गया है। अब इस इरेप्सिन में कौन कौन से एंजाइम सम्मिलित हैं? इरेप्सिन में आता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमिनोपेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज। ये तीनों प्रकार के एंजाइम एक्सोपेप्टाइडेज ही हैं। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज क्या करता है? जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके कार्बोक्सिलिक सिरे पर से एक एक अमीनो अम्ल को पृथक करता है। इसी तरह एमिनोपेप्टाइडेज पॉलीपेप्टाइड चेन में जो अमीनो सिरा होता है वहां से एक एक अमीनो अम्ल को पृथक करता है। फिर डाइपेप्टाइडेज क्या है? डाइपेप्टाइडेज का मतलब है 2 अमीनो अम्लों के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड हो उसे तोड़ने का काम करता है डाइपेप्टाइडेज। फिर बात आती है न्यूक्लिएजेस। भोजन में उपस्थित न्यूक्लिक अम्ल मतलब डीएनए और आरएनए को पचाने के लिए जो एंजाइम्स उपस्थित होते हैं उन्हें हम न्यूक्लिएजेस कहते हैं। और फिर है एंटीरोकाइनेज। ये जो एंटीरोकाइनेज है ये निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजेन
और काइमोट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन में बदलने में सहायता करता है। तो ये बात थी आंतरिक ग्रंथियों के विषय में। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि अग्न्याशय ग्रंथि क्या होती है, कहाँ उपस्थित होती है, अग्न्याशय रस की कंपोजिशन क्या है और भोजन का पाचन कैसे करती है। इसी तरह हमने देखा कि आंतरिक ग्रंथियाँ कहाँ उपस्थित होती हैं, उनसे साबित होने वाले रस की क्या कंपोजिशन है और वो भोजन का पाचन कैसे करते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे के लेक्चर में हम लोग मनुष्य की आहार नाल के विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।